हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में और चार्ज के बहुत सारे क्या चार प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करता है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं जो कि लास्ट वीडियो के ऊपर बेस्ड है। लास्ट वीडियो मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्या है? एक ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, पहले पूछा क्या है, 1 कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन पूछा है हमको, एन। और दिया क्या है? कूलम, 1 कूलम चार्ज दिया है, मतलब क्यू दिया है 1 कूलम का चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो एन निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है? क्यू इक्वल्स टू एन ई। देखो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाते क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ही निकालना है इसलिए। तो हमको चाहिए एन, एन इक्वल्स टू ई को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई ई। अब क्यू का वैल्यू है 1 और ई का जो वैल्यू है वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो एन कितना आ जाएगा? देखो, ये 10⁻⁻19 है, इसको ऊपर ले लो, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19 हो जाएगा और नीचे रह जाएगा 1.6। ठीक है। अभी डेसिमल हटा दो तो ऊपर में 10 और आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻19 हो जाएगा ये। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले में बड़ा वाला नंबर है तो ऊपर वाले को हम लोग बड़ा करेंगे। क्या करेंगे? अब ये 19 से एक 10 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और ये बच गया इधर 10⁻18 हो गया। 19, 10⁻19 का मतलब क्या? एक के बाद यहाँ पे 19 नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है। तो एक 10 यहाँ ले आए तो ये 10 इंटू 10 100 हो गया और एक यहाँ पे कम हो गया, डिवाइडेड बाई 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 16 में इसको काटेंगे तो 2 में काटते हैं, ये हो गया 50 में, ये जाएगा 8 में। अब 8 का टेबल पढ़ो, 8 के टेबल में 50 कब आता है? देखो नहीं आता है। 8 6 जा 48, डेसिमल लगाए तो 2, 2 0 20, तो 8 2 जा 16, 4 0 तो 8 5 जा 40, 6.25 इंटू 10⁻80। मतलब इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में। तो सोचो, कूलम जो यूनिट है चार्ज का वो कितना बड़ा यूनिट है। इसलिए जो चार्ज होता है ना, उसको स्मॉलर यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि चार्ज के जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या क्या होते हैं? एक होता है मिली कूलम, स्मॉल एम कैपिटल सी। मिली कूलम मतलब होता है 10⁻³ कूलम। ठीक है। एक होता है माइक्रो कूलम, इसको कहते हैं, ये मिली कूलम है, ये माइक्रो कूलम है। माइक्रो कूलम को हम लोग लिखते हैं 10⁻⁻6 कूलम। तो ये चार्ज के स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, मिली कूलम, माइक्रो कूलम। और होता है नानो कूलम होगा। नानो कूलम मतलब स्मॉल एन कैपिटल सी, 10⁻⁹ कूलम। ठीक है। तो चार्ज को हम लोग ज़्यादातर यही स्मॉलर यूनिट्स में ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1 कूलम का चार्ज जो होता है बहुत बड़ा चार्ज होता है। देखो, 1 कूलम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.25 इंटू 10⁻18, मतलब 6 to 5 के बाद 2 निकाल देते हैं, यहाँ 16 जीरो और आएंगे आगे। सोच लो, इतने बड़ा मतलब इतने ज़्यादा चार्ज होते हैं 1 कूलम के चार्ज में। तो कूलम ज़्यादा बड़ा यूनिट होता है तो स्मॉलर यूनिट हम लोग बार बार यूज करेंगे। ठीक है। हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस के बारे में। अब ये इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस क्या होता है? देखो, जितने भी मैटर होते हैं ना, वो चार्ज को अपने थ्रू फ्लो करने देंगे या नहीं देंगे, उसके बेसिस में जो मैटर्स होते हैं ना, उनको जो मैटर हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जिसके थ्रू चार्ज फ्लो कर सकता है उसको कंडक्टर कहते हैं, जिसके थ्रू चार्ज फ्लो नहीं कर सकता उसको इंसुलेटर कहते हैं। और एक होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब जिसके थ्रू चार्ज फ्लो भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, मतलब उसके थ्रू चार्ज, कंडक्टर इतना फ्लो नहीं कर सकता और इंसुलेटर जैसे वो रोकता भी नहीं है चार्ज को। तो दोनों के बीच में रहता है सेमीकंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस होते हैं, लिख देते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैटर्स आर मैटर्स आर डिवाइडेड इनटू
3 टाइप्स, ठीक है। कंडक्टर मतलब क्या? जो कंडक्ट करेगा, चार्ज को जो कंडक्ट करेगा वो कंडक्टर। तो 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और थर्ड होता है सेमीकंडक्टर। देखो, कंडक्टर की पहले बात करते हैं, फिर आएँगे इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। कंडक्टर क्या होता है? जिसके थ्रू चार्ज इज़िली फ्लो कर सकता है। लिख देते हैं, द सब्सटेंस, और मैटर लिख सकते हैं, द सब्सटेंस थ्रू व्हिच हुँ, चार्जेस कैन फ्लो ईज़िली। चार्ज मतलब कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के लिए ही तो चार्ज होता है, तो चार्ज फ्लो कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है ईज़िली, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, जो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ईज़िली फ्लो कर सकता है, देखो, ये कंडक्टर्स जो होते हैं ना, कंडक्टर्स के जो एटम्स होते हैं, वो बड़े साइज़ के होते हैं। बड़े साइज़ के एटम होने के कारण क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, मतलब लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बहुत ही लूज़ली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है? तो उनको अगर थोड़ा-सा भी एनर्जी मिल जाए, नॉर्मल टेम्परेचर ये कंडीशन में भी अगर उनको थोड़ा-सा भी एनर्जी मिल जाता है, तो वो अपना एटम छोड़ के वो बाहर निकल जाते हैं। मतलब अपना ऑर्बिट छोड़ के वो बाहर निकल जाते हैं। अब ऑर्बिट छोड़ के जो बाहर निकल जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इसीलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में ईज़िली फ्लो करते रहते हैं। मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ईज़िली फ्लो करते रहते हैं। अब इसी के कारण क्या होता है, कंडक्टर में जो होता है वो चार्ज इजीली फ्लो होता है। मतलब ये क्यों होता है, रीज़न, इसका रीज़न क्या-क्या होता है, देखो, इट कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसको कहते हैं? लूज़ली बाउंड, लूज़ली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। बहुत लूज़ली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा होता है किसमें? कंडक्टर में। और भी एक चीज़ लिख देते हैं यहाँ पे, लार्ज साइज़ एटम होता है। किसका? कंडक्टर्स जो होते हैं उनका लार्ज साइज एटम होता है, जिसके कारण उसमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि अगर ड्रॉ करें तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है? और इसके एटम्स बड़े होंगे ऐसे, बहुत बड़े होंगे। ये ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ऐसे, ठीक है? तो ये न्यूक्लियस जो होगा, वो पास वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखेगा ज़्यादा, लेकिन दूर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको वो अपने तरफ उतना ज़ोर से खींच के रख नहीं पाएगा, लूज़ली बाउंड होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको अगर थोड़ा-सा भी एनर्जी मिलता है कहीं से, नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में भी, तो ये बाहर निकल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इसको अभी कहते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टर में चार्ज ईज़िली फ्लो करते हैं। हो गया? अब इसका एग्ज़ाम्पल देखें तो क्या होगा? क्या-क्या एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं? कॉपर हो सकता है, एल्यूमीनियम हो सकता है, आयरन कह सकते हो, एक्सेट्रा। अब इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर मतलब द सब्सटेंस थ्रू व्हिच चार्जेस कैन नॉट फ्लो। ईज़िली नहीं, चार्जेस कैन नॉट फ्लो, इसमें चार्ज फ्लो ही नहीं करता। अब इसमें चार्ज फ्लो क्यों नहीं कर सकता? देखो, ये कंडक्टर का एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट है। मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका जो एटम का जो साइज़ होता है, वो भी छोटा होता है, कॉम्पैक्ट साइज़ होता है। जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं ना, उसका जो उनमें जो वो एटम होता है, वो एटम का साइज़ बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, मतलब छोटा साइज़ का होता है। अब छोटा साइज़ का अगर एटम होगा, तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको वो न्यूक्लियस जो होगा, वो टाइटली पकड़ के रखेगा। लूज़ली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं। अब लूज़ली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं है इसमें, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाएगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाएगा। फ्री नहीं हो पाएगा मतलब इसमें क्या होगा? चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ठीक है? तो इसमें रीज़न लिख देते हैं, इसमें रीज़न क्या होगा? स्मॉल एटम होता है इसमें, पहला रीज़न। स्मॉल एटम होने के कारण क्या होता है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, तो इसमें चार्ज भी फ्लो नहीं करेगा। अब इसका अगर एग्ज़ाम्पल दें तो क्या-क्या दे सकते हैं हम लोग? एग्ज़ाम्पल होता है वुड। हाँ, वुड मतलब ड्राई, सूखा होना चाहिए, ठीक है? वुड हो सकता है, और क्या लिख सकते हैं? प्लास्टिक, रबर,
एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें होते हैं क्या? इंसुलेटर होते हैं, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर जो होता है, इसका जो कंडक्टिविटी होता है, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। मतलब कंडक्टर जितना चार्ज को फ्लो करने नहीं देता और इंसुलेटर जितना चार्ज को रोकता भी नहीं है, ठीक है? इट्स कंडक्टिविटी लाइज़ बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इन दोनों के बीच में होता है कंडक्टर का सॉरी सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो क्या-क्या एग्जांपल होगा? इसमें होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टाइटेनियम ऑक्साइड्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है? ज़्यादातर ये सिलिकॉन, जर्मेनियम लिख देंगे। तो या ये तो हमारे सिलेबस में है भी नहीं। हम लोग बात करेंगे कंडक्टर के बारे में या फिर इंसुलेटर के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो इसको जी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे नहीं, ये 12th में पढ़ोगे, इसके लिए पूरा एक चैप्टर है 12th में, ठीक है? तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस, मतलब जिसके थ्रू चार्ज फ्लो कर सकता है या नहीं कर सकता है, उस सब्सटेंस को कहते हैं इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस, ठीक है? उसके बेसिस में कंडक्टिविटी के बेसिस में 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसको समझने से पहले एक और चीज़ जान लेते हैं, करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो, जैसे कि हम लोग वर्ड सुने होंगे वाटर करंट मतलब वाटर का फ्लो, ठीक है? एयर करंट की बात करते हैं, एयर करंट मतलब एयर मॉलिक्यूल्स का फ्लो, ठीक है? मतलब करंट जो होता है, करंट का मीनिंग होता है फ्लो। ये जो करंट है इसका मीनिंग होता है फ्लो, ठीक है? और इलेक्ट्रिक का मीनिंग होता है चार्ज। तो यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में? चार्ज के फ्लो के बारे में। जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट बनता है। अब कैसे बनता है देखो बात करते हैं। मान लो ये एक वायर है, वायर मतलब एक कंडक्टर है। हम लोग ज़ूम करके देख रहे हैं इसको, ठीक है? ये एक कंडक्टर है, वायर है, इसको ज़ूम करके देखें, बड़ा वाला साइज़ का दिख रहा है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, कंडक्टर है तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, ठीक है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यही तो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन से तो चार्ज होता है। अब ये अगर फ्लो कर रहे होंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मान लो ये अगर एक कंडक्टर है, तो इसका जो ये वाला एरिया होता है ना, इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला। तो इसके थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे 1 सेकंड में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स मान लो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐसे करके आ रहे हैं, ठीक है? तो इस एरिया के थ्रू, इस पर्टिकुलर एरिया के थ्रू 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके पास करेंगे, मतलब नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में पर यूनिट टाइम मतलब यूनिट मतलब व्हाट? 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो करेंगे उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर थ्रू दी क्रॉस सेक्शनल, ए नहीं लिख देते हैं, कोई भी इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर चार्ज इधर फ्लो कर रहे होंगे तो इस एरिया के थ्रू किसने फ्लो करेंगे उसकी बात करेंगे। थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, और वायर लिख सकते हैं एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम, ठीक है? इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कितने चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट। मतलब टाइम को अगर 1 सेकंड ले लें तो जितना चार्ज फ्लो होगा वो करंट है। जैसे कि अगर इस डेफिनेशन के बेसिस में अगर इसको लिखें तो क्या होगा? करंट इज इक्वल्स टू, करंट को आई लिखा जाता है आई सिंबल से, ठीक है? करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम होगा। इसको करंट ही लिख देते हैं। करंट, इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो होंगे उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर मान लो यहाँ से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में, टी टाइम में। टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट क्या होगा, करंट यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल्स टू चार्ज कितना फ्लो हो रहा है क्यू, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो ये हो गया चार्ज का, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इसको हम लोग टाइम से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट मतलब टाइम की, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं, या फिर रेट लिख दे तो टाइम तो आ ही गया। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, वही है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग ये भी पढ़े हैं ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्यू इक्वल्स टू होता है एन ई, क्यू इक्वल्स टू कितना होता है एन ई। तो यहाँ पे क्यू की जगह अगर हम लोग एन ई रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू की जगह एन ई डिवाइडेड बाई टी। ये भी हो गया करंट का फॉर्मूला, हो सकता है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, बट क्यू इक्वल्स टू एन ई, तो क्यू की जगह एन ई लगा दिए तो आई इक्वल्स टू हो गया एन ई डिवाइडेड बाई टी। तो ये भी करंट का फॉर्मूला हो गया, ये भी एक करंट का फॉर्मूला हो गया। ज़्यादातर यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको बहुत ही कम यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। और बात करें तो करंट एक स्केलर होता है, लेकिन करंट का डायरेक्शन होता है। क्यों होता है देखो बता रहे हैं। पहले ये माना जाता था जब इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर नहीं हुआ था तब से करंट, इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर हो चुका था। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर हुआ था तब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो पहले लोग मानते थे जो पॉजिटिव चार्ज जिस जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उस डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मानते थे। बाद में जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ फिर पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को लिया गया, मान लिया गया। और ये कन्वेंशन बाय कन्वेंशन मतलब इसको मान लिया गया, ऐसे परंपरा है, ये पहले से चल रहा है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग भी करंट का जो डायरेक्शन है उसको कैसे मानेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मानेंगे। इसको कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ये मानना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे अगर बताऊं, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। ठीक है। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट का डायरेक्शन लेंगे। ठीक है। और ये हमेशा रहेगा, ऐसे लिख देते हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज opposite to the opposite to the direction of फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का जो फ्लो होता है, उस करंट का जो डायरेक्शन होता है उसको मानते हैं। ठीक है। ये बाय कन्वेंशन है, लिख देते हैं यहाँ पे, बाय कन्वेंशन इसको हम लोग मानते हैं, मतलब मानना पड़ेगा। ये बोल दिए हैं वो लोग पहले से, तो हमको मानना पड़ेगा। और सही भी है, ये डायरेक्शन एक्चुअल में ट्रू भी है, इसलिए हम लोग मानते हैं। ट्रू नहीं होता तो मानते ही क्यों। ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है, करंट है ना, करंट का तो यूनिट होगा ही। अब इसको कहाँ पे लिखें, हम इसको लिखते हैं एसआई यूनिट। वैसा यूनिट जो होता है भाई, क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है करंट का एम्पियर, एम्पियर। और इसी फॉर्मूला से देखो, एम्पियर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, कूलम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड भी होगा। तो एम्पियर और कूलम पर सेकंड भी होता है करंट का ऐसा यूनिट। ठीक है। एम्पियर जो है ना, एक साइंटिस्ट थे एंड आंद्रे मैरी एम्पियर करके। ठीक है। उनके ऑनर में करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है। और ये एम्पियर भी बड़ा वाला यूनिट होता है, मतलब लार्ज यूनिट होता है। जैसे चार्ज के बारे में देखें तो चार्ज का यूनिट बड़ा होता है कूलम, छोटे छोटे यूनिट यूज करते हैं स्मॉलर यूनिट। ऐसे ही एम्पियर होता है बड़ा वाला यूनिट, स्मॉलर यूनिट हम लोग यूज करते हैं करंट का। लिख देता हूँ, स्मॉलर यूनिट्स जो होते हैं करंट के वो होता है
मिली एम्पियर मतलब कितना होगा 10⁻³ एम्पियर। ऐसे माइक्रो एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर क्या होगा 10⁻⁶ एम्पियर। तो ये छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं करंट के, जो हम लोग ज़्यादातर यही यूज करने वाले हैं। ये भी यूज करेंगे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब हाँ, और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी लिख देते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सर आप तो बोले थे कि करंट जो होता है वो स्केलर होता है, तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा? देखो, जो भी वेक्टर होता है ना, उनका डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। यहाँ पे करंट जो है उसका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, स्टिल ये जो है वो मतलब करंट जो है वो स्केलर है। क्यों होता है? देखो, वेक्टर होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर वेक्टर तब कहलाता है जब उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, और एक चीज होना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है। मतलब जो हम लोग जो नॉर्मल एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं ना, जैसे वो एडिशन वेक्टर में काम नहीं आता, ठीक है। वेक्टर का अलग तरीके का एडिशन होता है, ठीक है। लेकिन करंट जो होता है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, वो एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। मतलब किसी भी जगह पे अगर करंट डिवाइड होता है तो वो सिंपल ऐड होता है या फिर सब्ट्रैक्ट होता है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है। एल्जेब्रिक एडिशन कहते हैं जिसको। तो इसीलिए करंट जो है डायरेक्शन होने के बावजूद ये स्केलर है, करंट, ठीक है। तो इतना है करंट के बारे में। और भी है बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह करेंगे अभी करंट का, ठीक है। तो इसको मिटाएं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.5 ampere from a source. Calculate the amount of charge in 10 मिनट। 10 मिनट में कितने चार्ज फ्लो करेंगे जब 0.5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा होगा किसी सर्किट में, मतलब किसी सोर्स से डिराइव कर रहा होगा एक बल्ब। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसमें दिया है करंट कितना दिया है, करंट दिया है, पहले गिवन डेटा लिख देना है, ठीक है। गिवन डेटा लिख देंगे और जो पूछा गया है वो लिख देंगे। तब क्या हमको पता चल जाएगा कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसी से हम लोग को आंसर मिल जाएगा इजीली। तो आई क्या होता है? आई दिया है, कितना दिया है 0.5 एम्पियर। क्या इसको मैं हाफ एम्पियर लिख सकता हूँ? 0.5 मतलब आधा, आधा मतलब 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये इसको 1/2 एम्पियर लिख देते हैं। हाफ एम्पियर। और क्या दिया है? टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है 10 मिनट। अब बताओ यार, टाइम जो होता है, टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकंड में होता है। करंट दिया है यहाँ पे ऐसा यूनिट में दिया है, एम्पियर दिया है, तो मिनट में ये इसको नहीं हुआ। टाइम जो होता है, टाइम ज़्यादातर ज़्यादातर क्या हमेशा हम लोग सेकंड में ही लेते हैं टाइम को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टाइम जो है इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 10 मिनट दिया है, 10 इंटू 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 600 सेकंड, ठीक है। पूछा है अमाउंट ऑफ चार्ज, कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, क्यू पूछा है। अब देखो इन तीनों को लेके कौन सा रिलेशन है हमको पता है, अभी अभी पढ़े हैं, आई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से क्यू कितना आएगा, क्यू को रखो इधर, टी को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? टी डिवाइड हुआ है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो आई कितना है 1/2, टाइम कितना है 600, काट दो, 300 हो जाएगा, मतलब 300 कूलम। 10 मिनट में अगर एक बल्ब जो है 0.5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है, तो वो 10 मिनट में कितना चार्ज उसके थ्रू फ्लो करेगा? 300 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें पूछता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ये भी पूछ देता है, ठीक है। अगर इसी में अगर क्वेश्चन पूछता ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इन दिस टाइम इन द गिवन टाइम, मतलब जब 300 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो करे होंगे वो पूछेगा। तो इसी में अगर पूछ दिया ऐसे, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास Q इक्वल्स टू एन ई। अब हमको पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N इक्वल्स टू Q बाई ई। तो Q कितना है?
300 डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। ये पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10⁻19 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6। डेसिमल अगर हटा देंगे तो यहाँ पे एक और जीरो लगा देंगे। क्या होता है, इसको अगर समझ नहीं आता तो डायरेक्ट ऐसे नहीं करते, रहने दो, ठीक है। ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10 3000 हो जाएगा, और नीचे 1.6 इंटू 10 हो जाएगा ये 16 प्लस टू 10⁻19, सॉरी इंटू 10⁻19 है, ठीक है। अब इसको अगर मैं 30 रखूँ और इसको 16 रखूँ तो ये इजीली इनको डिविजिबल होगा। अब ये दो जीरो है, इनको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻19 था, ये 21 हो जाएगा। तो इसको काटो कितने में, 2 में काटोगे तो ये जाएगा 15, ये जाएगा 8, इसको काटो और नहीं जाएगा तो ऐसे डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, डेसिमल लगा दिए यहाँ पे, 8 1 जा 8 7 बचा था तो 70, 8 8 जा 64 60, तो 8 7 जा 56 40, तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 1.875 इंटू 10⁻21 इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है। 10 सेकंड में 10 मिनट में अगर 300 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे होंगे, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे निकाल सकते हैं ये फॉर्मूले से, ठीक है। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, करेंगे सॉल्व एक एक करके, ठीक है। उससे पहले एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये सर्किट क्या हुआ, अरे वही वही एक बल्ब लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, वायर से जो कनेक्ट करेंगे, ये इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब एक क्लोज पाथ जिसके थ्रू करंट फ्लो कर सकता है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। और ये दो टाइप का होता है, एक क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो करता है एक्चुअल में, वो है क्लोज सर्किट, और दूसरा होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब कहीं पे स्विच लगा होगा और स्विच ऑफ होगा तो उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ऐसे सर्किट को ओपन सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ए क्लोज्ड पाथ in which consist of Mhm. which consist of a bulb, wire and battery, and any battery and switch लिख देते हैं, battery and switch is called an electric circuit। इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा भाई, ये बस समझने के लिए, ठीक है। एक क्लोज पाथ जिसमें ये सारी चीजें लगे होंगी और उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये जो होता है ये दो टाइप का होता है, कितने, टू टाइप्स। क्या क्या, पहला होता है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में क्या होगा, जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, क्लोज सर्किट मतलब ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखो एक बल्ब है यहाँ पे, ये बल्ब का सिंबल होता है, ठीक है, एक बल्ब है, इसमें एक बैटरी लगा होता है, ये बैटरी का सिंबल है, यहाँ पे एक स्विच लगा है, ठीक है। अब ये जो बैटरी है इसे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है, आगे हम लोग सिंबल के बारे में पढ़ेंगे अभी भी थोड़ी देर बाद। तो ये है यहाँ पे एक स्विच लगा है, स्विच अगर यहाँ पे ये ऑन स्विच है, इसको के की बोलते हैं के, अगर ये स्विच ऑन है, स्विच ऑन है मतलब यहाँ पे एक डॉट होगा तो ये बल्ब जो है ये ग्लो करेगा, ठीक है ऐसे। ये है हमारा क्या, क्लोज सर्किट। दूसरा होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होगा, ओपन सर्किट में बल्ब तो लगा होगा ऐसे, बैटरी भी ठीक से लगा होगा आराम से, प्रॉब्लम ये है कि स्विच यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे स्विच जो है वो ऑफ है। ऑफ होता है तो ऐसे ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है ना, ऐसे सर्किट को कहते हैं हम लोग ओपन सर्किट। तो ये क्लोज सर्किट जिसमें बल्ब ग्लो करेगा, जिसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, और ये है ओपन सर्किट, ठीक है। तो इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे स्विच ऑफ है, कहीं पे डॉट दिया होता है तो स्विच ऑन होता है, लेकिन डॉट नहीं दिया होता है बीच में तो ये ऑफ होता है, ठीक है।